चलो देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया भैया, इसके पहले तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि शुरू से देखो हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनो। आपने वांग्मय को 3 हिस्से में बांटा था, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता में जिसमें क्या महत्वपूर्ण हो, अर्थ महत्वपूर्ण हो, शास्त्र जिसमें शब्द महत्वपूर्ण हो, और साहित्य जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के बीच क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो। और एक चीज़ वहीं बताए थे, साहित्य जिसमें समाज का व्यापक हित हो, और साहित्य माने साहित्य किसे कहेंगे, वो 3 नियमों का पालन करना चाहिए। समाज का व्यापक हित होना चाहिए, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और साहित्य में रमणीयता या सौंदर्य होना चाहिए, तब हम उसे कह देंगे क्या है, साहित्य। फिर आपने साहित्य को बांटा था, साहित्य को आपने 3 भाग में बांट दिया था, फिर गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य, पद्य और गद्य वाला हम पोर्शन कंप्लीट कर लिए। चंपू काव्य यशोधरा था मैथिली शरण गुप्त का। पद्य पढ़ना हम चालू किए थे, और पद्य को भी हम लोगों ने देखा था, पद्य में काव्य रूप देखा था। काव्य, पद्य शास्त्र पहले, माने जिसको नियम कानून जो बनाए गए वही। फिर काव्य रूप को 3 भाग में बांटा आपने, 2 भाग में, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जो बधा हुआ हो न, जिसमें पूर्वापर संबंध हो, जिसमें कहानी हो, प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य किसे, जिसमें पूर्वापर संबंध न हो न, जो मुक्त हो। अब प्रबंध काव्य में 2 था, एक का नाम था महाकाव्य और एक का नाम था खंड। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में आपने देखा था कि उसमें नियम देखा था कि वर्तमान वाला जो है और पुराना वाला जो है, परंपरागत क्या क्या होना चाहिए कि धीरोदात्य नायक होना चाहिए न, उसमें 3 अंगी रस होने चाहिए, वीर, श्रृंगार और शांत रस होना चाहिए, उसमें छंद वैविध्य होना चाहिए, उसमें और भी बताए थे 4 पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ निहित होने चाहिए किसी न किसी में। जीवन के पूरे संपूर्ण 4 पुरुषार्थ कौन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और जीवन के संपूर्ण हिस्से का क्या करता हो, चित्रण करता हो। उसके बाद इसमें बता दिए थे, इसमें कई बताए थे। महाकाव्य में सबसे पहला महाकाव्य चंद्रवरदाई का रासो था। रासो काव्य ही पृथ्वीराज रासो काव्य है, एक ही रासो काव्य महाकाव्य है, बाकी सब हमीर, रासो न, ये सब के सब खंड काव्य हैं। तो एक ही था कौन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, जो क्या था, महाकाव्य। इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह पहला महाकाव्य है। ठीक, तो ये इसके बाद आप लोगों ने देखा रामचरितमानस, जिसको लिखा था तुलसीदास ने। फिर प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। फिर साकेत, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने। फिर कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी में बताए भी थे, कामायनी को उस हिसाब से धीरोदात्य नायक नहीं है, नायक इसमें लंपट टाइप का है, जिसका नाम है मनु, और उसमें क्या है, मनु और श्रद्धा रहती है और ईड़ा रहती है, ये बताए थे न। कामायनी 1936 में छपी है, जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। और प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और अंतिम एक आपको और बता दिए थे, राम की शक्ति पूजा 10 पेज में होते हुए भी यह महाकाव्य का गुण धारण करती है। लोग पढ़ने के बाद हक्के बक्के रह गए, ये बताए थे। राम की शक्ति पूजा जब आया तो उदांत वाला, फिर आधुनिक इसका व्याख्या हुआ कि अब जो महाकाव्य है उसको 8 चरणों में 7 या 7 से अधिक 8 से अधिक चरण होने चाहिए। तो उसको कहा गया कि 8 से अधिक चरण न हो तो इसका मतलब महाकाव्य नहीं है। तो फिर नया आधुनिक कसौटियाँ आई महाकाव्य होने की, या उदांत के चरित्र उदांत होना चाहिए, घटना प्रधान या उदांत होनी चाहिए, ये सब बताए थे कल। ठीक, इसके बाद खंड काव्य, जो जीवन के केवल एक हिस्से का वर्णन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, खंड काव्य। खंड काव्य में आपने देख लिया था व्यक्ति, खंड काव्य में आपने ये देखा था जो व्यक्ति, समाज या चरित्र या घटना का केवल एक पक्ष का वर्णन करता है, वही कहलाता है क्या, खंड। खंड काव्य में रासो काव्य था, और उनका उनकी मैथिली शरण गुप्त की द्वापर था, पंचवटी था। संदेश रासक को तो लिखने वाला कोई मुस्लिम कवि है, पहला माने खंड काव्य लिखने वाला कोई मुस्लिम, संदेश रासक। और संदेश रासक में ही संदेश, अब देखिए बाद में फिर आप लोगों को संदेश रासक में बताएं कि जो है ये संदेश पत्र आने वाला जाने वाला, ये भी है संदेश। एक कहानी भी आपको सुनाए थे, कविता भी, कि मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किए हैं टेलीफोन, जिया में आग लगाता है
न उनकी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये ठीक, यहाँ तक आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो बोलो, ठीक नहीं है। अब जो अगला हिस्सा है इसका, माने किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं, काव्य रूप का। काव्य रूप, काव्य रूप को आपने बांटा था पहला प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। बोलो अगर दिक्कत हो तो बताना भैया। प्रबंध काव्य जो क्या हो, जो बधा हुआ हो, जो बधा हुआ हो, जिसमें कहानी हो, बधा हो, कहानी हो और पूर्वापर संबंध हो। यानी इसको समझने के लिए पुरानी चीज़ें अगर आप जानोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। जैसे पिक्चर बीच से देखोगे समझ, तो इसमें क्या होना चाहिए, पूर्वापर संबंध, पूर्वापर संबंध। तो इसमें आता कौन कौन है, इसके अंतर्गत 2 आता है। ये पूर्वापर संबंध के अंतर्गत नहीं, इस खंड काव्य के प्रबंध काव्य के अंतर्गत कितने आते हैं, 2, एक महाकाव्य और एक महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य, खंड काव्य न। रामचंद्रिका को किसने लिखा था, केशव दास ने। रामचंद्रिका भी क्या है, महाकाव्य, लेकिन पड़ाका फुस कर गया था, बहुत अच्छे से चला नहीं, क्योंकि उस समय तक तुलसीदास का रामचरितमानस बहुत फेमस हुआ था। कुछ दिनों तक तो फेमस रहा पृथ्वीराज रासो, लेकिन बाद में जब भक्ति काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो जो उसका पहले दर्जा था पृथ्वीराज रासो का, वो कम हुआ, पृथ्वी चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक, ये इतना आप लोग ये वाला टॉपिक और ये वाला दोनों क्या कर लिए हो, कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट आप लोग पढ़ रहे थे इसमें मुक्तक काव्य। इसी के बीच एक आती है लंबी कविता, उसको हम लोग देख लेंगे अलग से। दूसरा आता है यहाँ, हम बीच में लिख रहे हैं, लिख ले यहाँ, क्योंकि स्पेस हमको चाहिए ज़्यादा ना यहाँ। अब अगला कौन सा है, मुक्तक, मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। देखो मुक्तक काव्य मतलब ये मुक्त हो, यह मुक्त हो, इसमें पूर्वापर संबंध जरूरी नहीं है, यह क्या हो, मुक्त हो, इसमें पूर्वापर संबंध जरूरी नहीं। माने इसको समझने के लिए आप पुराने चीज़ों को अगर बीच से भी आओगे तब भी समझ में आएगा। जैसे शेरो शायरी कहीं चलती रहे, आप बीच में भी आओगे तब भी आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे आप लोगों को बताए हैं, सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना चाहिए ना। इसका मतलब उनको सलीका ही नहीं है महसूस करने का। इसमें बताओ अगर बीच से भी आओगे तो समझ में आएगा कि नहीं। जैसे पहले कोई शायरी हुई, वो शायरी बीत गई, इस शायरी में आप पहुँचे, तो उस शायरी से मतलब है इसका नहीं, आपको समझ में आएगा। तो इसमें पूर्वापर संबंध आवश्यक नहीं है। यानी इसको समझने के लिए आपको पीछे की चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है। लिख सकते हो मुक्तक काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसको समझने के लिए पीछे की चीज़ों को समझने की आवश्यकता न हो। बोलो भाई, ठीक। अब इसके अंतर्गत माने इसमें लिखना हो तो लिख सकते हो, लिख लोगे कि नहीं। इसको समझने के लिए न, जिसको समझने के लिए हमें पीछे की चीज़ों को समझने की ज़रूरत न हो, अर्थात इसमें पूर्वापर संबंध आवश्यक नहीं है। ठीक, इसमें बता भी दिए थे, एक वही सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना चाहिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, यानी इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ मुक्त, मुक्त। इसमें देखिए 2 बहनें हैं, पहले तो 2 बहनों को सटा दो, क्या क्या नाम है, पहेली और मुकरी। पहेली, इसके अंतर्गत पहेली आती है, मुकरी आती है, मुकरी। फिर 3 और आते हैं, 3 गीत, प्रगीत और पद। गीत, पद और प्रगीत। गीत, पद, पहले उल्टा लिखो ऐसे, पद, गीत, प्रगीत। गीत ऐसे लिख लो, गीत, पद, प्रगीत। लड़के ये दोनों को एक तरफ रखना, ये दोनों सगी बहनें हैं समझ लो। इधर 3 बहनें हैं और 2 और हैं, सबका बताएंगे, घबराओ मत। पहले इसमें समझ लो मुक्तक काव्य में क्या क्या आएगा। और गज़ल और नज्म आएगा। गज़ल यहाँ ग में ऐसे, ज में ऐसे, ल, गज़ल, गज़ल ना। और नज्म, नज्म
ये गज़ल और नज्म, ये इसका मतलब बहुत है। हाँ, ये बिंदी का मतलब बहुत है। जैसे ये है खुदा और ये है खुदा। एक खुदा का मतलब खोदा हुआ और एक खुदा का मतलब अल्लाह। समझ गए? तो हाँ, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। यहाँ नुक्ते को चेंज नहीं करना है, नुक्ता बदला सब अर्थ अनर्थ हो जाएगा। एक खुदा का मतलब खोदा हुआ और एक खुदा का मतलब अल्लाह यानी भगवान। समझ गए? तो यानी बिंदी लगने से अर्थ बदल जाएगा, ये समझ रखना। इसीलिए यहाँ देखो गज़ल, गज़ल और ये है क्या, नज्म ना। तो गज़ल और नज्म को हम लोग कल देखेंगे। गज़ल क्या है, नज्म क्या है, इसमें कसीदा क्या है, कसीदा पढ़ने का क्या क्या हाँ, मुकरियाँ क्या हैं ना, बहुत कुछ है। मुकरी तो ऊपर आएगा। कसीदा क्या है, कसीदा भी पढ़ते हैं ना लोग, कसीदा। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले आप बताओ, ये याद करके बताओ कि इसके अंतर्गत माने मुक्तक काव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। पहली, मुकरी, गीत, पद, प्रगीत, गज़ल और नज्म, गज़ल और नज्म। इतनी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों को आपको पढ़ना है। मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, मिसरा क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ जब आएंगे गज़ल में ना। गज़ल और नज्म दोनों में अंतर है, एक मत समझना। गज़ल और नज्म में अंतर है, ये हम जो पढ़ेंगे ये फ़ारसी या उर्दू में लिखा जाता है और इसको गज़ल लोग गाते भी हैं ना। अभी तो हसरत नई नई है, तुम्हारी दौलत बता रही है, अभी तो हसरत नई नई है ना। ये जो ये गज़ल है, आप लोगों ने सुना होगा, ये तुम्हारी दौलत बता रही गाना है ना, वो समझ लो क्या है, गज़ल है ना। तो ये सब आप गज़ल देखते होंगे। तो आएंगे हम तो बताएंगे धीरे धीरे करके। पहले आप पहेली समझ लो। पहेली किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए और उत्तर वहाँ न हो। उत्तर आपको माने कॉपी को पलट के देखना पड़े या पृष्ठ नंबर इस पे इसका उत्तर है ना। जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो एक समान। तो ये क्या है, जहाज, जहाज पढ़ो, जहाज। सतीश है, कनक है, ये सब क्या है, चम्मच है। अब जो भी है जहाज समझ लो। 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से एक समान ना। और एक और है, समझ लो। हाँ, बहुत है। जैसे ये है, पहला बता दिए। लिख लो, लिख दें क्या, 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से एक समान। आगे और एक है, हाँ, अंधेरे में बैठी एक रानी, सिर पर आग और बदन पे पानी। मोमबत्ती, अंधेरे में बैठी एक रानी यानी अंधेरे में है और सिर पर जब मोमबत्ती जलती है तो जलते समय उस पर पानी निकलने लगता है। तो सिर पर आग है और बदन में पानी यानी शरीर में पानी, शरीर पर पानी। तो ये भी क्या है, मोमबत्ती। एक नारियल वाला है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा, तो यानी नारियल है। तो ये सब क्या है, समझ गए? तो लिख दें क्या, अरे 3 बता दिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से, क्या है, एक समान। जैसे जहाज, जहाज, ठीक। बहुत है, जहाज ही उदाहरण में आता है। अगला, आगे माने अंधेरे में बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन पर पानी, क्या है, मोमबत्ती। लिखना हो तो लिख लो, हम धीरे बोल रहे हैं। अंधेरे में बैठी एक रानी, सिर पर आग और बदन में पानी, बदन पर पानी, क्या है, मोमबत्ती। और कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से गोरा, ये क्या है, नारियल। ठीक, क्लियर। पहेली मतलब जिसमें बूझो तो जाने ना। नान का चिड़ई बड़ी की पूछ, कहाँ जावे चिड़ई उपार ले पूछ, कहाँ है, कलछुल। जो ढक्का ऐसे कलछुल नहीं होता है, छोटा सा रहता है, इतना बड़ा ऐसे निकालते हो, ये नान का चिड़ई है भाई। और ये बड़ी का पूछ, कहाँ जावे चिड़ई उपार ले पूछ ना। चम्मच कर लो, कंचुल कर लो। ठीक, ये है पहेली। अब देखो ध्यान से, पहेली में कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, क्लियर। मुकरी क्या है, देखो मुकरी में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन। सुनो, इसमें होगा क्वेश्चन,
प्रश्न, इसमें भी प्रश्न, इसमें भी प्रश्न, इसमें उत्तर आएगा रॉन्ग, पहले डब्लू फिर राइट और बीच में लगेगा ना सखी, ना सखी ना। देखो प्रश्न क्या करोगे, पहले पंक्ति में प्रश्न, पहले में प्रश्न, दूसरे में प्रश्न, तीसरे में प्रश्न, चौथे में उत्तर देगी सखी और साजन साजन बार बार कहेगी। हाँ ना कहेगी सखी साजन, ना सखी लोटा ना, वो कहेगी सखी साजन, वो कहेगी ना सखी लोटा। तो देखो जैसे एक बता दे रहे हैं, तो यानी तीन लाइनों में क्या रहेगा प्रश्न और चौथे लाइन में गलत उत्तर, और सखी गलत उत्तर देगी तो जो सखी रहेगी वो कहेगी ना सखी, ये जो उत्तर रहेगा उसको ना मुंह में डाल के निकालो कैसे कहेगी ना, पान वाला, वो जो पान वाला नहीं, मुंह में डाला हरा निकाला लाल, ना कहेगी सखी कुछ दूसरा बताएगी, कहेगी ना सखी पान ना, मुँह से मेरा श्रृंगार करावे ना, ऐसे करके है जैसे शीशा वाला, मुँह से मेरा श्रृंगार करावे, वो से चिक्कन को नधाड़ा करके है सखी साजन, ना सखी शीशा ना, वो करके है। देखो एक आग दो हम लिख दे रहे हैं तब क्लियर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर फिर राइट, और इसमें लगेगा सखी, सखी सखी तोता है एकदम, बस सखी को कुछ नहीं आता, जैसे तोते को रटवा दो सखी साजन, बस वही कहेगी हर प्रश्न में सखी साजन, ना सखी ये ना, सखी एकदम तोता है, सखी को केवल साजन के अलावा, जैसे तोते को रटा दो तो मिट्टू बोलो राम, ओ केवल राम, जो भी आएगा राम राम, वही समझ लो, समझ गए। तो ये है, जैसे बताओ, हाँ बोलो एक कोई है। हाँ, रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, आवे भोर भवे वह घर उठ जावे, भोर भये वह घर उठ जावे, वह घर उठ जावे, उठ जावे। दूसरी पंक्ति है ये, पहले वाले में भी प्रश्न है, दूसरे वाले में भी प्रश्न है, यह अचरज है सबसे, तीसरे में भी यह अचरज, अचरज अचरज सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, हाँ न्यारा। हे सखी साजन, हे सखी साजन, ना सखी तारा, हे सखी साजन, ये सखी बोल रही है, ये देखो आंसर दी है, और कैसा आंसर है साजन, हे सखी साजन, ना सखी, ना सखी तारा, ये देखो अब तारा सही उत्तर दी है, देखो ये रॉन्ग आंसर दी है, और ये कैसा आंसर है राइट आंसर। कह रही है कि रात, रात समय वह मेरे आवे, रात को आते हैं, और भोर भवे वह घर उठ जावे, सुबह होते हैं वो उठ के चले जाते हैं, यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन, करे ना सखी साजन ना तारा है ना, रात को आते हैं सुबह चले जाते हैं, सूर्य के आने पे गायब हो जाते हैं। और भी है, लाओ देखो, अंधेरे में नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव में मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चूमा लेत, हाँ लेत निपुता, हे सखी साजन, ना सखी जूता ना। आगे, जब मांगू तब जल भर लावे, तेरे मन का, मेरे मन का प्यास बुझावे, मन का, हाँ मेरे मन का तपन बुझावे, मन का भार तन का छोटा, है सखी साजन, ना सखी लोटा ना। तो यानी समझ गए ना, ये सखी सखी आएगा, रॉन्ग आंसर रहेगा, राइट आंसर आपको देना है, ठीक। तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइन लाइन लाइन, इसमें तीनों में क्या रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर राइट आंसर, बीच में सखी, बीच में सखी, ए सखी साजन, ना सखी, जो भी रहेगा, ठीक। ये है, तो ये क्लियर। अगला देखो, अब हम लोगों को देखना है क्या, गीत, ठीक। पहले लिखो गीत, गीत को समझ लो तब लिखो, इतना उतारो जल्दी। चलो देखो, ठीक। अब आप समझ गए
पहेली किसे कहेंगे जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, उत्तर न मिले। प्रश्न की उत्तर आप उत्तर ना बताया जाए। जैसे हम पहेली पूछेंगे तो हम उत्तर बताएंगे नहीं। तो पहेली किसे कहेंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाए, उत्तर न बताया जाए। पहेली लिखने की शुरुआत सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो भाई साहब एक नंबर का आदमी, एक नंबर के कवि हैं। अमीर खुसरो पहेलियाँ बहुत लिखेंगे। अमीर खुसरो का स्किल जो है मैनेजमेंट स्किल है। 7 राजाओं के काल में रहेंगे अमीर खुसरो। तोताए हिंद कहा जाएगा इन्हें, तोताए हिंद अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो 7 राजाओं के काल में रहेंगे। 7 राजा, सोचो कोई व्यक्ति 7 राजाओं के काल को मैनेज कर ले रहा है। एक राजा दूसरे राजा को काट रहा है, वो वहाँ बैठे हैं। जब मर जा रहा है राजा, जिस राजा की हार हो गई, मान लो जैसे 2 राजा हैं, एक मान लो मोहन लड़ रहा है, एक सोहन लड़ रहा है। मोहन के यहाँ काम कर रहे हैं अमीर खुसरो, और लड़ाई में मोहन ही मर गया। तो सोहन कहता था अब तुम मेरे दरबारी कवि हो गए। कहते ठीक है चलिए मैं आपके यहाँ करूँगा। अमीर खुसरो का जो मैनेजमेंट स्किल है ना बहुत बेहतरीन है, और यही लिखे हैं किस पे, पहेलियाँ लिखने का काम बहुत किए हैं। अमीर खुसरो डालोगे तो आ जाएगा, अमीर खुसरो की पहेलियाँ ना, हाँ आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, आप लिखना। और यही एक बार आया स्त्री विरह पर पहली बार लिखने का यही किए हैं। और यही ना ये जो पद्मावत में जल रही है महिलाएं ना, महिलाओं के जलते हुए शरीर का सुंदर वर्णन किए हैं। सबसे बेकार आदमी यही है कि महिलाएं जल रही हैं, उनके शरीर के सौंदर्य का वर्णन करें। इतना नीच कभी कोई नहीं होगा ना, कि हाँ इतना नीच कि अब महिलाएं जल रही हैं, पूरा साड़ी जल गई है, और उसके बाद उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। सोचो महिलाओं के जलने का नहीं, उनके शरीर का वर्णन कर रहे हैं। क्या इतना नीचता पे भी एक है, और बेहतरीन लिखते भी हैं ना। स्त्री विरह पर पहली बार इन्होंने लिखा, काहे को भी आए परदेश सुन बाबुल मेरे, भैया को दी है महला 2 महला, हमको दियो परदेश सुन बाबुल मोरे ना। ये और ये पूछा भी है IAS में। अभी देखना जो ये लड़की हुई है, क्या नाम है इसका, दिव्या का, ये देखो कहीं अपने उसमें बताई है ना, इंटरव्यू में यही बताई है। इंटरव्यू में देखना यही वाला पद बोली है, काहे को बिया है परदेश सुन बाबुल मेरे ना, भैया को दी है महला 2 महला, हमको दियो परदेश सुन बाबुल मोरे। तब एक लड़का विकास सर के पास ले गया लिख के, काहे को बिया है परदेश ना सुन बाबुल मेरे, भैया को दी है महिला 2 महिला ना। तो विकास सर ने कहा कि वही बात हो गई, मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, मेरे तेरे भूल का राजा पड़ गया नाम ना। ये भी बोल रहे हैं एक, हाँ देखना उनको बताए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उसको भैया को दी है महला 2 महला कहने का सेंस है भैया को आप जितना आपका घर द्वार है कौन ले लेता है भाई। तो वहाँ कह रहे हैं भैया को दी है महिला 2 महिला, यानी 2-3 महिलाओं से शादी करा दिए हैं। ये गजब के लिखने वाले। एक लड़का लिख के ले गया था सर के पास, तो सर ने उसको कहा बताया, तो वही है ना, यही इसी बोले थे वो कि मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, और तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया गजब क्या है ना। तो समझ गए पहेली क्या है, मोकरी क्या है, अब गीत क्या है समझ गए। अब गीत के विषय में हम लोग समझते हैं। पहेली मोकरी समझ में आ गया, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए अब मुक्तक काव्य में देखिए, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में आपने पहले पढ़ लिया क्या, पहेली जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए और उत्तर न दिया जाए, उत्तर बताने वाला बताए, समझ पाए तो। मोकरी किसे कहेंगे, पहेली माने जिसमें प्रश्न पूछा जाए। मोकरी माने 3 जगह क्वेश्चन, एक जगह रॉन्ग आंसर, और फिर हाँ क्वेश्चन यानी प्रश्न, क्वेश्चन, फिर रॉन्ग आंसर, उसके बाद सखी राइट आंसर। ये उसके बाद आएगा गीत। गीत की सिंपल परिभाषा अगर आप लिखना ही चाहो तो लिख सकते हो, गीत
स्वर ताल व लय से युक्त। हाँ, स्वर ताल व लय से युक्त, लय से युक्त, युक्त, स्वर ताल व लय से युक्त जिसे गाया जाता है, जिसे गाया जाता है। अभी हम बताएंगे, घबराओ मत। गाया जाता है या पद कह लो, यहाँ लय की जगह पद भी कह सकते हो। अब बताएंगे हम, घबराओ मत। जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गीत कहते हैं, उसे गीत, गीत और गीत कहते हैं। गीत और पद में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। अगर कोई गीत भक्ति के भावना से गाया जाए, ध्यान से सुनो, अगर कोई गीत किस भावना से? भक्ति की भावना से गाया जाए, भक्ति की भावना से, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भक्ति की भावना से गाया जाए, गाया जाए। लड़के बात मत करो, गाया जाए तो उसे पद कहते हैं, तो उसे पद कहते हैं, उसे पद। अब आज के बाद आप पद और गीत में कंफ्यूज मत होना ना। पद किसे कहेंगे? गीत। अगर भक्ति वाली बात आ गई, जैसे आप तुलसीदास के पद कहते हो कि तुलसीदास के गीत? पद, क्योंकि भक्ति की भावना से। सूरदास के पद की सूरदास के गीत? पद। तो जो भक्ति की भावना से गीत गाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अगर भक्ति नहीं है तो गीत है, और अगर भक्ति है तो पद है। पद और गीत में समझ गए? यानी इस तीन बहनें थी, गीत, पद और क्या? प्रगीत। गीत, पद और प्रगीत, न लय पद। तो गीत था, प्रगीत था और पद था। तो गीत और पद तो आप समझ गए, ये पद हो गया। अभी एक बच गया, कौन? प्रगीत। तो पहले गीत के विषय में और अच्छे से समझ लो। इधर लिख रहे हैं गीत के बारे में। गीत, गीत जिसमें गेयता हो, गेयता हो, जिसमें भाव की तीव्रता हो। देखो कोई गीत आप गाते हो तो क्या बहुत टाइम तक गा के रखते हो कि कुछ टाइम गाने के बाद जैसे आपके भावना आया, और भावनाएं बहुत ज़्यादा देर तक टिकेंगी नहीं। गीत गाते हो तो आपको बहुत लंबे समय तक वो टिका रहता है कि तुरंत? भाव की तीव्रता होती है। इसमें क्या होती है? गीत को गाने में भाव तीव्रता होती है, भाव की तीव्रता, तीव्रता। अब हम ध्यान से सुनो कैसे कह रहे हैं। गाना को छोड़ो, हम आपको गीत बता रहे हैं। कोई आदमी है, आपको क्या किया? आपने भी गीत, वही देखो, माने अगर लय को भंग कर दो गीत है, लय को भंग कर देना ही क्या है? गीत। जैसे आप ग्रामर के नियमों का उल्लंघन, लय है, तो यानी लय को अगर भंग कर दोगे तो गीत। जैसे आप देखो, कोई आपको ऐसे खड़े हो ना, और आप और आपका मित्र या आपका दुश्मन कोई है जो जिससे आप बहुत जलते हो, रोज आपको चिढ़ाता है। आज आया, इतना बड़ा ढेला लिया, मार दिया, यहाँ श्रीलंका बन गया ना, इतना बड़ा श्रीलंका निकल आया, माने गुल्ला निकल आया। अब उस गुल्ला निकल आया तो आप उसको पकड़ दौड़ाओगे, पकड़ लोगे तो ठीक है, और नहीं पकड़ पाओगे तो आपके मुंह से जो निकलेगा वही, वो जो है, वो तीव्रता जो है वही भाव की तीव्रता कहलाती है। उसमें गजब का निकलेगा, उसमें सीक्वेंस। अभी गाली दोगे तो अलग की चीज़ है, लेकिन जो उस लेवल का सीक्वेंस होगा, अब सोचो। और अगर वही चीज़, जैसे वो रुका और रुक के देखा, अभी आप कुछ मीटर की दूरी पे हो, तब तक उठाया फिर, और फिर मारा, वो जो गुल्ला था आपकी तरफ, उसी पे जाके फिर बैठा और वो नेपाल बन गया ना, श्रीलंका। अब बताओ, अब आपकी जो भावनाएं हैं और तीव्र होंगी, कम हो जाएंगी? और तीव्र। अब बताओ, जब और तीव्र हो जाएंगी, तो जब और भी तीव्र हो जाएंगी, तब जो आपका लय होगा वही लय रहेगा कि और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। और जब और बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि अब समझ में नहीं आएगा, फ्लुएंट निकलेगा, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट निकलेगा। समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, आपा खो दोगे। तो वही कहलाता है क्या? प्रगीत। वही क्या है? प्रगीत। जब कोई गीत इतना तारतम्यता से गाना चालू कर दो तो वही कहलाता है प्रगीत। बोलो प्रगीत। प्रगीत।
गीत में भाव की तीव्रता और वैयक्तिकता और बढ़ जाए, भाव की तीव्रता और वैयक्तिकता, तीव्रता और वैयक्तिकता और बढ़ जाए, और वैयक्तिकता हाँ बस वैयक्तिकता और बढ़ जाए तथा छंद के नियमों में नवाचार होने लगे, छंद के नियमों में नवाचार होने लगे तो उसे प्रगीत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। देखो प्रगीत में ना जूही की कली है, प्रगीत कहते हैं। जूही की कली किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये प्रगीत है। जूही की कली खूब पूछता है, जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्या है? प्रगीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक है मधुशाला निराला, मधुबाला, ये सब किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक, ये भी लिखे हैं क्या? प्रगीत। प्रगीत में कन्फ्यूजन तो नहीं, जिस हिसाब से समझाए हैं। जैसे आप जो पहेटे थे पहली बार, तो जो उस समय गाली का फ्लुएंट था वो कहलाता था गीत। लेकिन जब आपको दोबारा गुल्ला निकला और वो जब नेपाल बन गया, तब आपकी गाली का जो फ्रीक्वेंसी था और अजीब ढंग का हो गया, तो वही कहलाया क्या? प्रगीत। ठीक, तो यानी गीत में क्या होता है? भाव की तीव्रता होती है, संक्षिप्तता होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा 3-4 दिन गीत लिखते हो कि संक्षिप्त रहता है? संक्षिप्त। तो इसमें संक्षिप्तता होती है, भाव की तीव्रता होती है। लिख लिए, भाव तीव्रता होगा, संक्षिप्तता होगा, गेयता होगा, वैयक्तिकता होगा, भाव ऐक्य होगा। गेयता होगा, भाव ऐक्य होगा, भाव ऐक्य। इसमें एक ही भाव आएगा। जैसे है कई भाव आते हैं, जैसे वो आपको जो मार के भागा है तो आपको कई भावनाएं आएंगी कि वही भाव। जैसे अब आप बहुत गुस्से में है, तब तक मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी, हाँ मम्मी ठीक है, फिर फ़ोन रख के फिर वही गुस्सा बन जाएगा कि बदल जाएगा। तो यानी इसमें जो भाव है वो एक के रहेगा, एक ही भाव चलेगा। अगर दूसरा भाव आ गया, जैसे किसी के ऊपर खूब गुस्सा हो, खूब मारने के लिए दौड़ रहे हो, तब तक फ़ोन घर से आ गया तो और भैया कैसे हो, तब आपका भाव बदल जाएगा। फिर अब वो गुस्सा रहेगा कि वह कम हो जाएगा। तो यानी इसमें भाव एक के होगा, संक्षिप्तता होगा। ठीक, लिख लो, वैयक्तिकता होगा। ये सब है किसके अंतर्गत? गीत। और गीत में अगर क्या हो जाए, इसी गीत में अगर भाव और बढ़ जाए ना, तब समझ लो वही क्या है? प्रगीत। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या ना, गज़ल और नज़्म। ठीक, अच्छे से।